हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक जो मैं वीडियोस बना रही थी वो मैं चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पे बना रही थी, चैप्टर्स की क्लासेस ले रहे थे हम एक तरीके से। लेकिन आज हम क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। और कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। और वैसे तो मैंने इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट्स पे भी शेयर किए हुए हैं। शॉर्ट्स पे मैंने एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन किया हुआ है और साथ में थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। बट ऑफ कोर्स हम उतने डिटेल में शॉर्ट्स पे डिस्कस नहीं कर पाते। तो आज मैंने डिसाइड किया कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लासेस तो लेंगे ही, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी देखते हैं, अगर आपको ये चीज़ पसंद आएगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, सो दैट मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। अब शुरू करने से पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये कौन देख सकता है। तो देखो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, मतलब अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भी देख सकते हो। क्योंकि देखो यार, जो MCQs हैं वो आजकल CBSE में भी आने लग गए हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे MCQs नहीं करेंगे कि बस हमने क्वेश्चन पढ़ा और बोल दिया इसका ये आंसर है, नहीं। अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर देन हम क्वेश्चन को करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका MCQ वाले क्वेश्चंस भी निकलेंगे और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो CBSE वाले बच्चे भी देख सकते हैं, मतलब जो स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो बिल्कुल देख ही सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप ये वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो यार, जो ये मेरे पास में बुक है, मेरे पास में काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन ये जो बुक है इसमें कैसे दे हुए हैं क्वेश्चंस, इसमें हमारे पास में 4 सेक्शंस हैं। अभी हम फर्स्ट सेक्शन को करने वाले हैं, जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब इसमें हमें बताया हुआ है कि NCERT के इस पेज से ये क्वेश्चन है। तो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद में देन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद में हमारे पास में नीट के PYQs हैं, और उसके बाद में कुछ हमारे पास में नीट के टफ़ क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी होती है आने की। जो हमारा सेक्शन B आता है नीट में, उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जिनका नाम है नीट बूस्टर क्वेश्चंस। तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी आज देखते हैं आज कितने पॉसिबल है। अब शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस पीपल सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मैनिफेस्ट विजिंग ड्यू टू, ये फिर ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर एलर्जेंस बहुत ज़्यादा अगर हों। बेसिकली यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ पे हमें बोला गया है कि देखो यार, अगर किसी पर्सन को एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और यहाँ से समझना कि कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात हो रही है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट अभी क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि एक इंसान, एक पर्सन है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब यार सांस की कोई प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, सांस की कोई बीमारी है, और उसको क्या है, सांस लेने के टाइम पे विजिंग साउंड आ रही है। विजिंग साउंड का मतलब समझते हो आप, ऐसे घर घर ऐसे करके खड़खड़ सी आवाज़ आ रही है। तो वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात किस बारे में हो रही है, मैं आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि किस टॉपिक से है। यहाँ पे हमें उसने एक कीवर्ड दे दिया है, एलर्जन, ठीक है। अगर वो ये वर्ड नहीं देता, बाकी पूरा क्वेश्चन देता, तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा एग्जामिनर, कुछ तो हिंट देगा हमें। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एलर्जन मतलब कि किसी एलर्जन की वजह से उसे ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। एक पर्सन है जिसको एक सांस की बीमारी है, लेकिन जब एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलर्जेंस आ गए तो उसे ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा से उठ गई। कौन सी? ये विजिंग साउंड आने लग गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन सी डिसऑर्डर की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एज़मा की। अब देखो, एज़मा कहोगे कि ये क्या है, तो यार इसको लोग वैसे अस्थमा बोलते हैं, बट
इसको सही से बोलते हैं हम एज़मा ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एज़मा होता क्या है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि भाई देखो, हमारे पास में ना कुछ बीमारियाँ होती हैं। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमें नाम से भी पता लग रहा है ये पूरा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं? अगर आप कहोगे तो मैं ये चैप्टर के क्लासेस भी ले आऊँगी, अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे पहले समझो कि यार रेस्पिरेशन के बारे में बात होती है कि मतलब भाई सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे, और लाइक पूरा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते होंगे, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। हमारे पास में ना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगी अभी, क्योंकि भाई वो तो हम डिटेल क्लासेस में ही देख सकते हैं। बेसिकली समझो, हमारे पास में रेस्पिरेशन के लिए एक ऐसे करके हमारे पास में ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोच भी होता है, बट अभी उस चीज़ पे नहीं जाना, ठीक है। मैं जो समझा रही हूँ बस वो समझो। ये हमारे 2 लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर ना ऐसे काफ़ी सारी डिविजन्स होती हैं, ऐसी फिर ऐसी, लाइक मतलब बहुत ही सारी ऐसे करके डिविजन्स होती हैं, ठीक है। इन डिविजन्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब बोलते हैं। और लास्ट में जो पार्ट आता है वो ऐसे हमारे एल्वुलाई होती है, ठीक है। समझो क्या बोल रही हूँ। अगर आप कहोगे डायग्राम भी दिखाती हूँ, देखो यार, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में लंग्स हैं, ठीक है। जब ये लंग्स डिवाइड होना शुरू हुए तो यहाँ पे हमें कुछ डिविजन्स देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली जो डिवीज़न होती है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। फिर यार प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, उसके बाद में हमारे पास में ब्रोंकियोल्स आनी चालू हो जाती हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास में ब्रोंकियोल्स आनी चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे पास में ना अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात करें एज़मा के बारे में, तो मैं आपको एज़मा समझा रही हूँ। देखो ऐसे होती है स्पेलिंग एज़मा, लेकिन इसलिए हम इसको बोलते हैं अस्थमा, ठीक है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में एज़मा ही बोलते हैं। बाकी अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं अस्थमा ही बोल देती हूँ। देखो यार, अस्थमा में क्या होता है कि जो ये हमारी ब्रोंक्यूल्स थी, जो वो डिविजन्स थी ना, अगर किसी पर्सन को अस्थमा होगा तो वो जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो सूजने लग जाती हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन होती है उनकी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा की जब कंडीशन होती है तो ब्रोंक्यूल्स जो होती है वो सूजने लग जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो बस यही चीज़ होती है। इसी वजह से हमें जब सांस लेता है वो पर्सन तो उसको ऐसे गड़गड़ की आवाज़ आती है। बाकी डिटेल में तो ज़्यादा डिटेल में हम क्लासेस में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया कि होता क्या है अस्थमा में, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इतना समझ आया। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बोला है। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि भाई वो खड़ खड़ की आवाज़ आ क्यों रही है, ठीक है। हमसे पूछा है वो व्हीजिंग साउंड क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमेटोसाइट्स। न्यूमेटोसाइट्स होते ही है भाई, जैसे हमने ब्रोंक्यूल्स पढ़ा, तो ब्रोंक्यूल्स के बाद में ना एक और पार्ट आता है हमारा, ऐसे करके एल्वुलाई होती है, ठीक है। उस एल्वुलाई के जो कुछ सेल्स होते हैं उनको हम न्यूमेटोसाइट्स बोलते हैं। बता रही हूँ मैं, इनको हम न्यूमेटोसाइट्स बोलते हैं। लेकिन क्या हमने जो अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि भाई ये खड़खड़ की साउंड क्यों आती है, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स स्वेल हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही बात बोल रहा है। तो क्या ये रीज़न होगा? नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से थोड़ी ना हो रही थी वहाँ पे दिक्कत, नहीं ये नहीं है। फिर सेकंड बोल रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वुलर वॉल्स, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें थर्ड ऑप्शन दिया है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी तो मैंने आपको समझाया पूरा,
ठीक है, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं समझाया, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा समझाऊंगी, अभी भी 10 मिनट लग गए हैं। चलो अभी तो स्टार्टिंग थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई बताओ, अगर किसी पर्सन को अस्थमा की बीमारी है तो वो खड़खड़ की आवाज़ क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि भाई वो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो भाई सूजने लग जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिंपली हमारा आंसर था। मैं आपको सिखा रही हूँ, देखो अगर आप नीट के स्टूडेंट हो या फिर स्कूल एग्ज़ाम के भी हो, MCQs को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ समझो। पता है क्या करते हैं बच्चे? मतलब ऐसे बड़ा क्वेश्चन उसके बाद में जस्ट आंसर, तो वो गलत होता है। जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चंस को, MCQs को, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, तो तब यही तरीका होता है। पहले क्वेश्चन को ऐसे जल्दबाजी में नहीं करते प्रैक्टिस, ठीक है, MCQs की। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद समझो उस क्वेश्चन में क्या बोला है, और फिर जो आंसर है उसको, तो उस आंसर क्यों है वो पहले तो अपने मन में करना चाहिए ये सब, कि भाई हमें लग रहा है ये आंसर है, क्यों है ये आंसर। फिर पूरा टॉपिक को रिवाइज़ करो, उसके बाद में ये आंसर देखो, और जो आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं है तो वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके चैप्टर हमारा क्लियर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्ट्रक्चर्स नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो नॉट वगैरह आते हैं ना वर्ड्स, तो इनको तो हाईलाइट ही कर लेना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि भाई देखो, ये टॉपिक भी समझाते हैं फिर आपको। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई हमें ना 4 ऑप्शंस दे दिए और हमसे बोल रहा है कि इनमें से किसके पास में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती। अब आपको पता होना चाहिए फंडा क्या है कार्टिलेजिनस रिंग्स का। देखो यार, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे लग रहा है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना ही पड़ेगा आपको, कोई नहीं। देखो यार, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वैसे तो हमारी नोज से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नोज़ आती है, नेज़ल, हमारे पास में नेज़ल कैविटी आता है, फिर हमारे पास में फेरिंग्स आता है, बना ही देते हैं। चलो ड्राइंग पे मत जाना हुई, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी नोज़ है, नोज़ से ऐसे करके हमारे पास में स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। और एक ये हमारा माउथ है, यहाँ से भी एक जाता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। फिर उसके बाद में वो पहले मैं बना ही लेती हूँ, फिर आपको बता देंगे। बहुत ही बेकार डायग्राम बना है भाई साहब, यार रुक जाओ, मैं अगले पेज पर बनाऊँगी। अब देखो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो यार, होता क्या है, हमारा भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है। ये हमारी नोज़ है। अब इतना आपको पता होगा कि हमारी नोज़ में 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, तो जो हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो उस नोस्ट्रिल से ही चालू हो जाता है। हमारे पास में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं पहले हम, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से ही आया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास में ये हमारी नोज़ होती है, इसको हम नेज़ल कैविटी भी बोल सकते हैं, नेज़ल कैविटी, नेज़ल चैम्बर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नेज़ल कैविटी, समझ जाना, नेज़ल कैविटी। और ये जो माउथ वाली होती है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। अब नेज़ल कैविटी से आती है हमारी एयर, ठीक है, और बक्कल कैविटी से हम अपना खाना खाते हैं। ये बात समझ आ गई। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ना हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब आप एक बात देख सकते हो, फेरिंग्स के भी ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ये जो हमारी नोज़ के सामने वाला है, नेज़ल कैविटी के सामने वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है नेज़ोफेरिंग्स, और फिर आता है ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और उसके बाद में नीचे एक आता है उसको बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। इतना समझ आया भाई, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, मुझे माफ़ करना। अब देखो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो ये मैंने 2 ट्यूब्स बनाई है, एक ये ट्यूब, एक ये ट्यूब। देखो यार, हम अपनी नोज़ से एयर लेके आ रहे हैं,
वो एयर चाहिए हमें रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो एयर है ये चली जाती है इस वाले पाइप में। इस वाले पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। देखो भाई नाम से पता लग रहा है, विंड पाइप नाम है इसका, इस वाले पार्ट का विंड पाइप नाम है। तो विंड पाइप है तो इसके अंदर तो विंड ही जा रही होगी, यानी कि हवा ही जा रही होगी, और इसी को ही ना हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। लेकिन भाई खाना भी तो खा रहे हैं, खाना कहाँ जाएगा? खाना इसमें नहीं जा सकता। अगर खाना इसमें चला गया तो भाई सांस नहीं आएगी फिर हमें, समझ रहे हो? आपने देखा होगा कभी आप खाना खाते खाते अगर बात करते हो तो आपको धक्का लग जाता है, ठीक है, खांसी होने लग जाती है। वो इसीलिए ही, क्योंकि जो आपका खाना है वो इसमें चला जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को ना प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में। सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारी विंड पाइप हो गई, ये हमारा फूड पाइप होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा खाना जाता है। यहाँ नोज से हमारी नेज़ल कैविटी से एयर आई, वो चली जाती है विंड पाइप में। ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी से खाना आया, खाना जाता है इस वाले पाइप में, फूड पाइप में, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, थोड़ा यहाँ बनाती हूँ तो ये ऐसे करके हमारे पास में 2 ट्यूब्स हैं। ये है हमारा फूड पाइप, ये हमारा विंड पाइप। इतना तो पता चल गया, ये हमारा फूड पाइप है, ये हमारा विंड पाइप है। अब भाई हम कह रहे हैं कि हमारा जो खाना है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर विंड पाइप मतलब जो हमारी हवा है, अगर हवा चली गई इसमें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी भाई खाने वाली जगह पे हवा जा सकती है, लेकिन जहाँ पे हवा जानी है वहाँ पे खाना नहीं जा सकता, ठीक है। इतना समझ आया? अब हम कह रहे हैं भाई अगर हम चाहते हैं ये खाना इसमें ना जाए, हम चाहते हैं ना कि भाई खाना हमारा इसमें ना जाए, तो उसके लिए हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है, ऐसे करके ना फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, जैसे कि हम अपने खाना खा रहे हैं, जब हम खाना निकलते हैं तो ये जो फ्लैप होता है ये ना इसको पाइप को कवर कर लेता है, और इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। अब भाई एपी का मतलब होता है ऊपर और ग्लोटिस का मतलब होता है ये जो पाइप है ना विंड पाइप, इसकी जो ये ओपनिंग है इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। तो यानी कि ग्लोटिस के ऊपर जो कवर लग रहा है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। फिर ऐसे जैसे कि ना ये ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारी ट्यूब है, ये यानी कि हमारा ट्रैकिया, और ये ना इस पर ऐसे करके लगा होता है। रुको मैंने थोड़ा ऐसे समझाती हूँ, ऐसे लगा होता है। जैसे ही हमने खाना खाया ये इसको ऐसे बंद कर लेता है, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम विंड पाइप के बारे में ही कहते हैं। देखो यार, ये जो हमारा विंड पाइप होता है या फिर ट्रैकिया कह लो इसको, इसके पास में ना ऐसे करके कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो रिंग होती है ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है ये रिंग्स। और ये जो रिंग्स होती है ये इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट का मतलब ये हमें दिख रही है कि भाई ऐसे पूरी है, लेकिन पूरी नहीं होती। देखो यार, ये हमारा ट्रैकिया, ये जो रिंग्स है ना इसको ऐसे कवर करिए, थोड़ा सा मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ये रिंग्स इसको इतना कवर कर रही है, ये ऐसे रिंग है, ये इसको इतना कवर कर रही है, मतलब कि पीछे का कुछ पोर्शन रह रहा है। ऐसे नहीं है ये रिंग ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर ये रिंग कोई ऐसे होती तो इसको हम कहते हैं कि ये भाई कंप्लीट रिंग है। ये रिंग थोड़ी इस तरीके की है, इस तरीके की, मतलब कि इसने पूरा कवर नहीं करा हुआ, पूरी नहीं है ये रिंग, ऐसे नहीं है ये रिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है रिंग, ऐसे नहीं है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई ये जो इनकम्प्लीट मतलब ये जो हमारी कार्टिलेजनस रिंग है वो कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती। तो भाई हम देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए भाई हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप चाहोगे, अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट करके कि मैं इस चैप्टर पे वीडियोस बना दूँ तो मैं बना दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। हमसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो रिंग्स हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो देखो अभी हमने ब्रोंकियोल्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था भाई देखो सबसे पहले तो ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है, यहाँ तक का समझ आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या होगा, ये जो ट्रैकिया है ना, ये हमारा ट्रैकिया दिख नहीं रहा ना आपको इधर, अब दिख रहा है। ये जो हमारा ट्रैकिया है ये आगे जाके ऐसे डिवाइड हो जाता है,
और ये जब डिवाइड होगा तो ये 2 लंग्स खुल जाते हैं, 2 लंग्स हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया ही है, इस ट्रैकिया के पास में ऐसे रिंग्स हैं, लेकिन याद रखना इनकम्प्लीट है ये रिंग्स, वो तो बनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगी ना। देखो ये हमारे पास में रिंग्स हैं इनकम्प्लीट, तो ये ट्रैकिया है, ये ऐसे डिवाइड हो गया। तो अब डिवाइड हो गया तो अंदर लंग्स के अंदर भी तो हमारे पास में ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है ना। तो हमें ये पता है कि ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के पास में भी है ये रिंग्स, और आगे जाके इनिशियल ब्रोंकियोल्स के पास में भी है, मतलब सबके पास में। लेकिन जो हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल होती है उसके पास में ये रिंग नहीं होती। कहाँ पे नहीं होती? टर्मिनल, मतलब कि टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट वाली। तो जो हमारी लास्ट ब्रोंकियोल होती है वहाँ पे ये रिंग्स नहीं होती। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पास में ये वाली रिंग्स एब्सेंट होती हैं। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो रिंग्स होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो देखो इनिशियल ब्रोंकियोल्स में होती हैं, टर्शरी ब्रोंकाई में भी होती हैं, ट्रैकिया में तो होती हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में ये वाली जो हमारी रिंग्स होती हैं ये प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया कहाँ पे नहीं होती। अब जो लोग जल्दबाजी करेंगे अगर वो नोट नहीं पढ़ते तो वो उस आंसर को टिक कराते हैं कि भाई किस में होती हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ऐसी डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना क्वेश्चंस की, तो भाई आप तो बहुत अभी टाइम लग रहा है ये हमें करने में, वो तो मैं आपको समझा भी रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं साथ साथ में पूरा टॉपिक भी कवर करवा रही हूँ, ठीक है। वरना तो और लेकिन देखो पहली बार में एटलीस्ट आपको 2 बारी क्वेश्चंस ऐसे ही मेरी तरीके से ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन फिर जब 2 बारी से बाद में आप करोगे तब तो आपको खुद ही जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन पहली और दूसरी बारी में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अब उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एनिमल्स विच हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी आर। बेसिकली यार हमें ये पता है कि भाई देखो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना भाई, सभी तरह का। अब भाई हम ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, फिशेस भी होती हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं। अब भाई एक बात बताओ, ये जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया ये तो हम ह्यूमंस का था ना, लेकिन छिपकली के अंदर भी क्या यही सिस्टम होगा? नहीं। मच्छर के अंदर भी क्या यही सिस्टम होगा? नहीं यार, सबका सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। नॉट दैट सिस्टम, समझ रहे हो? नॉट एलविश यादव सिस्टम, वो नहीं। और वैसे यार बिग बॉस जीत गए हैं एलविश यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी उनके फैंस हैं। अब देखो हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं भाई देखो सबके अंदर अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। और हम ये पढ़ते भी हैं, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि भाई किस ऑर्गेनिज्म के पास में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन वहीं से ही पूछा गया है। हमसे बोल रहा है कि इंसेक्ट्स के अंदर मैंने आंसर बोल दिया। हमसे बोल रहा है कि ट्रैकियल ट्यूब ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ट्रैकियल ट्यूब ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है ये सिस्टम कहाँ किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो देखो यार ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ट्रैकियल ट्यूब, जो हमारी ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं ये हमें इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इंसेक्ट्स, ठीक है। स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेटा में सिंपल डिफ्यूजन होती है, फ्लैट वॉर्म्स में भी अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास में, इसका आंसर इंसेक्ट्स हो जाता है, क्योंकि जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती है या ट्रैकियल सिस्टम होता है वो हमें इंसेक्ट्स में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यार अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है इन ह्यूमंस द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय डैश एंड वेंट्रली बाय डैश। अब सबसे पहले तो आपको भाई पता होना चाहिए कि डोर्सली क्या होता है, वेंट्रली क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती ये चीज़ तो हम आंसर नहीं कर सकते। मुझे भी काफ़ी टाइम तक नहीं पता थी, पर कोई बात नहीं। देखो यार ये हमारी बॉडी है भाई, मैं डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए, रुको। ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, माई ड्राइंग इज सो बैड, तो इसके बारे में कुछ मत बोलना। देखो यार ये एक पर्सन है,
ठीक है, सोच लेना जो भी हो, आप अपना नाम सोच लेना, ये आप ही हो, ठीक है। ये हमारा पर्सन है, ये इसका फेस है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये सामने, मतलब यार इसमें तो भाई बहुत ही बेकार ड्राइंग बन गई। रुको, ये ऐसे करके कोई पर्सन खड़ा हुआ है, कोई गर्ल बना देते हैं, ठीक है। देखो यार, ये एक हमारी गर्ल है, ब्यूटीफुल सी, जो भी समझ सकते हो आप। तो ये हमारे पास में एक गर्ल है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं भाई हमारी बॉडी की ना 2 साइड्स होती हैं, डोर्सली और वेंट्रली। तो भाई हम देख सकते हैं कि भाई हमारी तरफ फेस करके खड़ी हुई है, बहुत स्माइल कर रही है ये गर्ल। तो ये जो इसकी आगे वाली साइड है ना, आगे वाली साइड, फेस वाली साइड है जो, इस साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। जो फेस वाली साइड है, जो हमारी फेस वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। वहीं पे इसका मैं अपोजिट कर दूँ, अब अपोजिट का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये हमें इसकी कमर दिख रही है, ठीक है। ये इसकी स्कर्ट, एंड देन दिख ही नहीं रहा आपको तो ये, रुको रुको रुको, चलो मैं यहाँ बनाती हूँ। ये दैट्स द गर्ल। देखो ये जो लड़की खड़ी है, अब इसका फेस नहीं दिख रहा हमें, ये इसके, रुको यार, ये इसकी चोटी है, ठीक है। अब ये जो लड़की खड़ी है ये उधर मुँह करके खड़ी है, मतलब हमें इसकी कमर दिख रही है। अब ये जो कमर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। आप समझे मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो एक पर्सन खड़ा है, जस्ट इमेजिन अगर उस पर्सन की, वो पर्सन हमें फेस की साइड से देख रहे हैं हम उसे, तो जो फेस वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो पीछे कमर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। इतना तो समझ आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि जो हमारे पास में डोर्सल साइड होती है, यानी कि जो पीछे कमर वाली साइड है, वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास में वेंट्रल साइड है आगे वाली, वहाँ पे क्या होता है। अब एक बात बताओ, अपनी कमर को हाथ लगाओ और देखो, आपको पता है आपकी कमर में बैकबोन है, ठीक है, उसी बैकबोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखो जो हमारी बैकबोन होती है उसी को ही हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कमर वाली साइड को ही हम डोर्सल साइड बोलते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला, हमसे कह रहा है कि इन ह्यूमंस थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड डोर्सली, मतलब कि हमारी जो डोर्सल साइड है वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो अभी अभी बताया वहाँ पे होता है हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम। तो भाई यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब हमें देखना है ए के लिए वर्टिब्रल कॉलम कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये तो रिब्स दे रखे हैं, नहीं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका, लेकिन हम सिर्फ ए को देख के नहीं देख सकते, क्योंकि ऑप्शन में हमें 2 जगह भी दे सकते हैं यही वर्टिब्रल कॉलम। मतलब अब हमें बी भी देखना है। बी के लिए बोला गया है कि वेंट्रली, मतलब आगे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आगे वाली साइड पे हमारे स्टर्नम होता है। तो देखते हैं भाई स्टर्नम, बी का स्टर्नम, देखो बी का स्टर्नम यहाँ भी दे रखा है, लेकिन ए दे रखा है रिब्स, और रिब्स थोड़ी होते हैं पीछे, ये नहीं होगा, और स्टर्नम यहाँ दे रखा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो दोबारा से समझो, हमसे पूछा गया था कि भाई पीछे जो हमारी कमर वाली साइड है वहाँ क्या होता है, और आगे वाली फेस वाली साइड पे क्या होता है। तो जो कमर वाली साइड होती है वहाँ पे होते हैं हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने कहा भाई ए का होगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और बी यानी कि जो हमारे फेस वाली साइड है वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे होता है स्टर्नम, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। अच्छा, और क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हमारे पास में कैपेसिटीज से, पल्मोनरी वॉल्यूम से पूछा गया है बेसिकली। यहाँ पे हमसे बोला गया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, उसको अच्छे से समझना, तब जाके ये चीज़ आपको आएगी।
मैं आपको एक चार्ट बना के समझाती हूँ। देखो यार, हमारे पास में होता क्या है, लाइंस क्लियर हैं? थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको इस चैप्टर का होना ही चाहिए, वरना तो आप ऐसा कर सकते हो, अभी मेरे को बता दो कि भाई आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं आपको पहले चैप्टर करा दूँगी, फिर उसके बाद में आप ये वीडियो देख लेना। देखो यार, होता क्या है, एक तो भाई हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अभी जब आप बैठ के ये वीडियो भी देख रहे हो तब भी आप सांस ले रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो ना, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल सांस लेते हो, नॉर्मल सांस लेने का मतलब क्या है, सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो। अब इतना आपको पता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। पता है ना इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के बारे में? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के बारे में हम बताएं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सपीरेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। अब मैं कह रही हूँ कि भाई अभी जब आप बैठे हुए हो तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, तो जब आप नॉर्मल सांस लेते हो तो आप सांस को ले भी रहे हो, अंदर ले रहे हो, फिर उसे बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है। यही प्रोसेस चल रहा है, अंदर ले रहे हो सांस, बाहर छोड़ रहे हो, अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो। लेकिन ये है नॉर्मल कंडीशन में। जब आप नॉर्मल कंडीशन में सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस लेना और उसको बाहर छोड़ना है, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। मैंने बोला कि भाई जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम टीवी। टीवी का मतलब क्या होता है, वो टीवी नहीं, टेलीविजन वाला नहीं, टाइडल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब इसकी कह सकते हैं हमारे पास में क्या, इसका वैल्यू क्या होती है टाइडल वॉल्यूम की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम करेंगे भी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है हमारे पास में 500, ठीक है, 500 ml। हमने कहा भाई इसकी वैल्यू हो गई 500। अब ये क्या चीज़ होती है भाई, मैं फिर से वही चीज़ कहूँगी, ये हम जब डिटेल क्लास लेंगे तभी समझ सकते हो। तो ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 500। अब मैं कह रही हूँ भाई आप एक चीज़ करके देखो मेरे कहने पे, एक बारी ना मतलब ऐसे फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन का मतलब पता है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके सांस अंदर लो, सांस अंदर लो एक बारी। तो जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, मतलब कि इंस्पिरेशन का मतलब अंदर लेना सांस, फोर्सफुल का मतलब और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देके, तो मैं कह रही हूँ जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे। ये आपने भाई बहुत, इतनी तो नॉर्मल थी, अब आपने क्या किया, अब आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब और एक्स्ट्रा सांस ली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के सांस को अंदर ले रहे हो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2500 से लेके 3000, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं जैसे हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन की, मतलब ज़बरदस्ती और सांस ली, वैसे ही हम ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा सांस छोड़ के देखते हैं, लाइक दिस। हमने इतनी तो नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दी, अब हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा सांस छोड़ी इसको हम बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से लेके हमारे पास में 1100, 1000 से 1100, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये चीज़ें समझ आ गई इतनी। मैंने कहा भाई नॉर्मल सांस ले रहे हो तो उसकी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है 500। ज़बरदस्ती और सांस ले रहे हो तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है 2500 से लेके 3000। फिर मैंने कहा एक होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि आप ज़बरदस्ती और ज़्यादा सांस छोड़ रहे हो, इसकी वैल्यू होती है 1000 से लेके 1100, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ भाई आप जब नॉर्मल सांस ले रहे हो और नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो, तो जब आप नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो तो क्या मतलब आपकी बॉडी में से सारी हवा निकल जाती है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी में ना जब हम यार ऐसे बैठे हुए भी हैं ना, या फिर हम सो भी रहे हैं तब भी ब्रीथिंग होती है।
ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी से सारी हवा निकल जाती है, कुछ ना कुछ हवा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। अब उस जो वॉल्यूम हमारी बॉडी में हमेशा रहता है, मतलब लाइक बिल्कुल ऐसे उसने अपना डेरा सा जमा लिया हमारी बॉडी पे कि इतना वॉल्यूम हमेशा हमारी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, कुछ भी हो। तो उस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होता है ये हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कितनी भी हम पावर से बाहर एयर फेंक लें, ये वॉल्यूम हमेशा रहेगा। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 1100 से 1200। यस, ठीक है, 1100 से 1200। ये चार्ट समझ आ गया? मुझे पता बहुत ही गंदा बनाया, बट कंटेंट देखो, ठीक है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने बोला भाई एक तो वॉल्यूम होता है हमारा नॉर्मल, हम ब्रीथिंग करें तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, उसकी वैल्यू 500। अगर ज़बरदस्ती और ज़्यादा सांस ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000। वहीं पर ज़बरदस्ती सांस छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं ERV, यानी कि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1000 से लेके 1100। वहीं पे एक होता है कि एक वॉल्यूम होता है जो हमेशा हमारी बॉडी में रहता है, बहुत ज़िद्दी टाइप से होता है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200। अब कुछ नहीं है, अब एक दो टर्म्स दे रखी होती हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? ये बोल देगा, इन सबको मिला के बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। कुछ इसमें हार्ड है नहीं है, इस पूरे को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा कि ये जो हमने ज़बरदस्ती सांस ली थी, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगर पूछ ले कि भाई हम इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पहले हमने टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के बोल दिया। अब अगर पूछ लेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो इन दोनों को मिला के बोल देते हैं, दिख रहा है इधर? नहीं, एक्सपीरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इसको बोला था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को हमने बोला था इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। वहीं पे अगर हम टाइडल वॉल्यूम प्लस में ERV यानी कि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर देंगे तो इसको बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमसे अगर पूछ लेगा, यार कैसे भी दे देगा क्वेश्चन, लेकिन हमें तो बस अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया, कहीं से भी क्वेश्चन दे दे घुमा के, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक में ऐसा दिक्कत आती है, लेकिन मैं जस्ट समझा रही हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। देखो अगर आपसे बोल दे कि यार जगह ही नहीं बच रही, हाँ तो देखो अगर आपसे बोल दे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला के क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ होती है लास्ट, अगर हम कह रहे हैं ERV प्लस में RV हो, इन दोनों को मिला के बोलते हैं FRC, ठीक है, समझ में आ गया ये? अगर ये समझ आ गया ना भाई, बहुत हिम्मत वाली बात है, आपके लिए नहीं मेरे लिए, कि मैंने समझा दिया क्योंकि इसमें ना ये टॉपिक ऐसा है, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रह जाती है, अगर हम डिटेल में भी पढ़ाते हैं तब भी। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही क्वेश्चन क्या था, देखो यार हमसे बोल रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। हमसे कह रहा है भाई हमने बिल्कुल पूरा एफर्ट लगा के, मतलब एकदम बहुत एफर्ट्स लगा के हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है। मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है, यहाँ पे कह रहे हैं हमने मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। तो कह रहा है कि जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं।
अभी तो पढ़ा है। हमें पता है रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है हमारी बॉडी में, ये तो कुछ भी हो जाए हर कंडीशन में रहेगा। हम बोल रहे हैं हमने इंस्पिरेशन किया है, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये भी रहेगा, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा। ये तो तभी जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं। अभी तो हम बात करें कि भाई हमने सांस लिया है, तो सांस जब हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, ये तो होता ही है, ये भी होगा और टाइडल वॉल्यूम भी होगा। और इस टाइम पे हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया है, तो IRV भी होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, IRV प्लस में TV प्लस में ERV प्लस में RV। ऑप्शंस देख लेते हैं, RV प्लस में ERV प्लस में TV प्लस में IRV, ये इसका आंसर होगा। बस ऐसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला, हमसे बोल रहा है विद इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इन्हेंस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व से। ये क्या होता है समझाते हैं। देखो यार, आई थिंक मुझे नेक्स्ट पेज पे, नहीं हम ऐसे कर सकते हैं। देखो यार, हमारे पास में इस चैप्टर में एक कर्व आती है। वैसे तो भाई पूरा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब जब समझोगे तभी आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो यार, दिमाग खोल के समझोगे तो आ जाएगा। हमारे पास में ना एक कर्व होती है, इस साइड पे हमारे पास में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब भाई ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। देखो यार, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मान लो कि आप एक नमकीन लेके आए, ठीक है, कोई मिक्सचर नमकीन। तो उस मिक्सचर नमकीन में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उस मिक्सचर नमकीन के अंदर भुजिया कितने ग्राम है, तो वो हो जाएगा भुजिया का पार्शियल, उसको प्रेशर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पार्शियल वेट हो जाएगा, ठीक है, कि भाई भुजिया कितनी है, अलग अलग तरह की नमकीन है उस एक मिक्सचर के अंदर, उसमें से भुजिया कितनी है, ठीक है। फिर अगर मैं पूछ लूँ उस नमकीन के अंदर पापड़ कितने हैं, तो वो उसका पार्शियल वो हो जाएगा वेट। अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, हम कहते हैं भाई बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से ऑक्सीजन कितनी है, तो ये हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वहीं पे मैं बोलती हूँ कि इधर इस साइड पे होता है हमारे पास में एफिनिटी विद हेमोग्लोबिन। देखो, अब आप जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा यार, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन को या तो स्किप कर दो। स्किप नहीं करना, मतलब पढ़ना है इस चैप्टर को। तो बताना कि भाई, अगर मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक ये चैप्टर, तो आप मेरे को बताओगे तभी तो पता चलेगा, और फिर मैं वीडियोस बना दूँगी, फिर आप कर लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यार, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास में एफिनिटी का मतलब क्या होता है, भाई दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, हमेशा साथ में हाथ पकड़ के चलेंगे वो, ठीक है। और वहीं पे एक ऐसे कोई लाइक और कोई लड़की है क्लास की, उसके साथ में फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, तो वो थोड़ी ना उसके साथ में हाथ पकड़ के चल सकती है। तो एफिनिटी बहुत कम है किसकी, जो नहीं है फ्रेंड, नॉर्मल जो लड़की है क्लासमेट है, उसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, ये ना दो फ्रेंड्स हैं, O2 और हेमोग्लोबिन। हम कह रहे हैं भाई देखो, हमें इस क्वेश्चन में, इस कर्व में हम यही पढ़ते हैं कि भाई कब ये सहेलियाँ पास में रहेंगी, कब ये सहेलियाँ बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगी। तो हमारे पास में ना कुछ सिग्मॉइड शेप का कर्व आता है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है हमारे पास में हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये सहेलियों में हो जाएगी लड़ाई। अभी हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि भाई सहेलियों में लड़ाई कब होएगी, ठीक है। होते हैं भाई कुछ लोग जो सहेलियों में लड़ाई करवा देते हैं, तो अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जो इन फ्रेंड्स में लड़ाई करवाएंगे। तो हाई टेम्परेचर है, वो इन फ्रेंड्स में लड़ाई करवा देगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में हाई H+ की कंसनट्रेशन, ठीक है। ये भी अगर ये हो गया ना हाई H+ की कंसनट्रेशन, तो भी इनमें लड़ाई हो जाती है। फिर वहीं पे
अगर CO2 ज़्यादा हो गया, यानी कि कोई और फ्रेंड ने आके इसकी जगह ले ली, तो भी फिर दोस्ती यानी कि टूट जाती है। ठीक है। फिर एक होता है हमारे पास में लेस O2, मतलब कि अब ये अगर ये ही बात करना इससे छोड़ दे, ठीक है, यही नहीं आ रही 4-5 दिन तक स्कूल, तो फिर भी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। वैसे ट्रू फ्रेंडशिप ऐसे कभी ख़त्म नहीं होती, बट यार फिर भी समझो। ठीक है। मैंने कहा भाई ये 2 फ्रेंड्स हैं, हम कह रहे हैं भाई ये इनकी लड़ाई कब हो सकती है, कब ये दूर हो सकते हैं। दूर से समझ लो डिसोशिएशन, दूर से समझना है डिसोशिएशन। ठीक है। यार ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, ये कब अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं डिसोशिएशन। तो हम कह रहे हैं भाई ये फ्रेंड्स कब डिसोशिएट होंगे, कब दूर होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर जब H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, या फिर CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोई और फ्रेंड आके जगह ले ले, तो भी दोस्ती टूट सकती है, डिसोशिएशन। या फिर ये O2 के ही एफर्ट्स कम हो जाए, तो भी दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो यार, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दोस्ती ख़त्म। ठीक है। दूरियाँ, डिसोसिएशन। ठीक है। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट साइड एट टिश्यू लेवल। देखो यार एक और चीज़ समझो, यहाँ पे राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट बता ही देते हैं। देखो अगर ये जो मान लो ये ग्राफ यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे रहता है, अगर ये ग्राफ इधर जा रहा है यानी कि राइट साइड जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वेट, देखो अगर ये ग्राफ इधर जा रहा है ना इस साइड, तो इसका मतलब है कि दोस्ती टूट गई है। अगर ये ग्राफ इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा पास आ गए हैं, मतलब यानी कि और दोस्ती गहरी हो गई है। इधर जाने का मतलब है दोस्ती ख़त्म, इधर जाने का मतलब है अभी और अच्छे दोस्त बन गए हैं। ठीक है। आप समझो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि जब हम बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड चला जाता है। अभी इस ऑप्शन पर ज़रा होल्ड रखो, आगे वाले ऑप्शन समझते हैं। पहले हमसे बोल रहा है एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती बढ़ जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ये लोग तो मतलब दोस्ती तोड़ना चाहते थे, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ आना चाहिए था, अगर यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे भाई उल्टा लिख दिया कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से दोस्ती बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता, गलत है। फिर बोले जा रहा है सेंसिटिविटी ऑफ कीमो रिसेप्टर्स टू PO2 इंक्रीजेस। ये चीज़ अभी इस पर मत जाओ, ये गलत है, ये आएगा क्वेश्चन तब मैं इसके बारे में बताऊँगी। ठीक है। फिर बोल रहा है बोर इफेक्ट विल नॉट अकर, इस पर भी ज़रा होल्ड रखो। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ही होगा कि मतलब देखो भाई जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, और जब मैंने बताया राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कि भाई दोस्ती ख़त्म, और यही तो होता है। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक हमें टेबल याद करनी है, दिखा देती हूँ मैं टेबल को। तो यार हमें ये टेबल याद करनी है। इस टेबल में ना हमें क्या दिया हुआ है, इस टेबल में हमें ये बता रखा है कि भाई पार्शियल प्रेशर किस जगह पे कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हवा में ऑक्सीजन कितनी है, हवा में ऑक्सीजन है 159 होता है इसका पार्शियल प्रेशर। ये बस हमें याद करना है, 1-2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। हम कह रहे हैं हवा के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159। ठीक है। फिर हम कह रहे हैं एल्वुलाई के अंदर कितना होता है, अभी बताया था एल्वुलाई के बारे में थोड़ा सा। एल्वुलाई के अंदर कितना होता है 104। ठीक है। फिर कह रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर कितना होता है 40। वहीं पे अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर होता है 95, और वहीं पे अगर टिश्यू है तो वहाँ पे 40 हो जाता है। फिर बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताओ। तो अगर हम बाहर देखें अपने एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3 यानी कि 0.3। वहीं पे एल्वुलाई में है 40,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है और टिश्यू में हमारे 45 है। यार इतना मुश्किल नहीं है, आप भी ऐसी टेबल बना के करोगे, याद है 2-3 बार ही पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन एल्वोलाई। अभी पढ़ा भाई एल्वोलाई में कितना होता है, ऑक्सीजन हो जाता है एल्वोलाई में आके 104 और CO2 अपना 40 हो जाता है। तो ऑप्शन ढूंढो 100 रिस्पेक्टिवली का मतलब तो पता है ना कि अगर पहले O2 दिया है तो O2 ही आंसर पहले होगा। ठीक है, उसी मैनर में लेना चाहिए। तो 100 और 40, 140 ये दे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी पढ़ा था ना पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। अब तो हमने ये तो पढ़ रखा है। देखो टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया था कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू 2500 से लेकर 3000 होती है। 2500 अभी लिखे हैं। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब भाई जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं इसकी 1000 से लेके 1100 तक होती है, अभी 1000 लिख रहे हैं। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 के करीब, 1100 से 1200 होता है। अब मैच कर लेते हैं। हम कह रहे हैं भाई इसका टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए 500। ढूंढो 500 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, तो यानी कि ए का होगा 4 का 4 होगा। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, यानी कि सेकंड का होगा 3rd। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ये दे रखा है, यानी कि सी का होगा 2। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 फर्स्ट। अब इसमें ढूंढ लेते हैं। यार ये तो मैं आपको भी ऐसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ऐसा बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप सोचो पहली बार में ही जल्दी हो जाए तो गलत करके आओगे। ठीक है, अगर आपको पेपर में जल्दी करने हैं तो घर पे कम से कम बार प्रैक्टिस करो, 5 से 6 बार। ठीक है, उनमें से 2 बार तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे ही सॉल्व करते हुए, फिर बाकी जल्दी। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ अब हमें देख लेते हैं। ए का है हमारा 4th, ए का 4th, इसमें तो ए का 3rd दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत। ए का 2nd दे रखा है, ये भी बिल्कुल गलत। ए का 4th होगा तो ए का इसमें भी 4 दे रखा है। ओहो, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। बी का 3rd दे रखा है, इसमें बी का 2nd दिया है, तो ये ऑप्शन गलत। इसके अंदर दिया हुआ है बी का 3rd। ठीक है, सी का भी देख लेते हैं। सी का 2nd, इसमें भी सी का 2nd। डी का 1st है, इसमें भी डी का 1st, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख, चलो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब सबसे पहला नहीं, इस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नियरली -% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन RBC वेयर एज -% ऑफ इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अब हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को वाला टॉपिक आना चाहिए। देखो यार क्या होता है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगी, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा क्या है। देखो CO2 जो है वो RBC के थ्रू जाता है 20 से 25%, यानी कि 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो RBC के उससे जाती है। वहीं पे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए का होगा हमारा 22-25, बी का होगा 70, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इन द बॉडी टिश्यू। हमसे बोल रहा है भाई कौन ऐसा है, क्या ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इनकी दोस्ती नहीं तोड़ रहा है। हमसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोस्ती को नहीं तोड़ रहा है। तो भाई देख लेते हैं। हमसे कह रहा है भाई लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन कम एफर्ट्स देता है तब तो दोस्ती टूटती है यार, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। हाई टेम्परेचर, भाई जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तब भी दोस्ती टूटती है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। फिर बोला गया हाई H+ आयन कंसनट्रेशन, यानी कि जब हम H+ आयन को ज़्यादा कर देते हैं तब भी दोस्ती टूट जाती है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। भाई हम तो कह रहे थे कि CO2 अगर ज़्यादा होगा तब दोस्ती टूटती है ना, जब कोई और फ्रेंड आगे जगह ले लेती है तब दोस्ती टूटती है, जब उसके एफर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी तब दोस्ती टूटती है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अगर CO2 कम हो गई तब तो नहीं होएगी,
तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि हमसे बोला गया कि कौन सा फैक्टर डिसोसिएशन नहीं करवाता। ठीक है, नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब ये असर्शन रीजनिंग है। देखो स्टेटमेंट ए में हमें बोला गया है इन एम्फाइसीमा द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड। एम्फाइसीमा क्या होता है? नॉट दैट सीमा जो कि आजकल ट्रेंड में है, एम्फाइसीमा। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, और वो कौन सी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थी? वो थी हमारी अस्थमा। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था भाई अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब भाई हम कह रहे हैं एम्फाइसीमा में क्या होता है? भाई एम्फाइसीमा में वही चीज़ होती है जो हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना, सबसे पहले 1-2 मिनट ऐड, वो एम्फाइसीमा के बारे में बताते हैं। मतलब कि भाई साहब जब आप ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हो तब क्या होता है, तब हमारे जो लंग्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारे लंग्स जो होते हैं वो डैमेज होने चालू हो जाते हैं। अब लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ये चीज़ होती है। ठीक है, तो हमसे बोला गया इन एम्फाइसीमा सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज़ रिड्यूस्ड। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फिर बोल रहा है ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग द वॉल ऑफ एल्वेलाई आर डैमेज। हाँ, ये बात भी सही है, यही तो होता है एम्फाइसीमा में, अभी तो बताया ना। ठीक है, अब हमें ये तो पता, ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई ये जो है इसको हम करेंगे बाद में, क्योंकि बता दूँ, चलो देखो होता क्या है हमारे पास में ना। भाई हमें ये पता है कि हमारे हर काम के पीछे हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से भाई हम सांस ले रहे हैं, इस चीज़ को भी तो वो कंट्रोल करता है। तो हमारे पास में ना ब्रेन के भाई अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं आने वाले चैप्टर्स में ही, 11th क्लास की। ठीक है, जो लास्ट के चैप्टर हैं। तो हम कहते हैं भाई हमारे ब्रेन में, हम कह रहे हैं हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? उस चीज़ को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, जब हम नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये कहाँ पे होता है? ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगटा वाले पार्ट में। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगटा वाले पार्ट में मिलता है। वहीं पे एक होता है जो हमारा, जैसे कि भाई हमें जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करवानी है, तो हमारे पास में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। ये कहाँ पे होता है? ये हमारा पोन्स रीजन में होता है। ठीक है, अब बस हमें यही पूछा गया है कि भाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मेडुला ऑब्लोंगटा में। ठीक है, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में मिलता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बस आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑन अ ग्राफ द कर्व ऑब्टेन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज। उसी कर्व के बारे में बात हो रही है और पूछ रहा है कि कौन सी शेप की कर्व मिलती है, तो मैंने बताया था सिग्मोइड शेप की कर्व मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखो भाई, हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको आज। देखो हमसे बोले जा रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। हमसे बोला गया है एजमा इज़ एन एलर्जिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, एंड अकम्पनीड बाय विजिंग साउंड। भाई यही तो था पहला क्वेश्चन, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। अब हमसे बोला इन एजमा देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऐसा होता है? नहीं भाई, इसमें बोल रहा है कि कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये सरासर गलत बात है, फॉल्स। इन्फ्लेमेशन तो होती है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से। तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन नहीं होती, तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, फिर एक और हमारे पास में डिसीज होती है। देखो हमने अभी तक 2 डिसऑर्डर पढ़े थे, एजमा और साथ में हमने
एम्फाइसीमा पढ़ा था। एक और डिसऑर्डर होती है, उसमें क्या होता है भाई, जो लोग मतलब यार फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, मतलब जहाँ पे भाई ऐसा काम होता है जहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भाई अगर कोई बंदा वहाँ पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह उड़ रही है, तो अब ऑब्वियस है कि भाई उसको बीमारी होनी होनी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक होती है हमारे पास में न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है न्यूमोकोनियोसिस जो भी डिसीज़ है, ठीक है, इस एन ऑक्यूपेशनल डिसीज़। यस, ये बिल्कुल सही बात है। कॉज जो ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेरियस डस्ट पार्टिकल इनटू लंग्स। यस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ये एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, यानी कि जो लोग भाई काम कर रहे हैं उस वजह से हो रही है ये तो। ठीक है, फिर हमसे बोला जा रहा है इन एम्फाइसीमा एल्वेओलर वॉल आर डैमेज्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। लीडिंग टू रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस, ये बात भी ठीक है, अभी तो देखा था ये क्वेश्चन। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि गलत बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो वो तो यही वाली गलत है कि भाई कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसका आंसर होएगा ये। ठीक है, तो यार देखो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। देखो यार टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए हैं, है ना, नहीं तो और मैं जल्दी जल्दी करती तो बहुत सारे हो जाते। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आपको समझ आ गया हो सब कुछ, तो एक काम कर देना, मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई हमें समझ में आ गया। और फिर अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो, इस चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि भाई आप चाहते हो ऐसे ही और भी चैप्टर्स की मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने ये न्यू चीज़ स्टार्ट किया, और जब हम न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें एक रिव्यू चाहिए होता है कि हाँ भाई ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं, या इस चीज़ की नीड है या नहीं। तो जब तक कोई बताएगा ही नहीं उसको इस चीज़ की नीड है, तो हम वो चीज़ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई कोई पढ़ेगा तभी तो पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे नहीं तो। अगर चाहिए ही नहीं वीडियो तो फिर किसे बताएंगे। तो आप प्लीज़ बता देना आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं। ठीक है, और जो लोग जिनको नहीं आया भाई समझ, तो कोई बात नहीं यार, इसका मतलब कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, और पढ़ा है तो सही जगह से नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरे को बता देना कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ठीक है, बस यही करना है। तो भाई आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। आगे चाहिए तो बता देना। ठीक है, तो हाँ, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द like button and also share the video with your friends, and yes please subscribe my YouTube channel, and yes please share the video with your friends, and yes thank you so much for watching my video. ठीक है, and yes thank you so much.